नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 का अध्याय तीसरा विज्ञान के अंदर संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, प्लास्टिक क्या होते हैं, संश्लेषित रेशों के गुणधर्म एवं उनके प्रकार क्या क्या होते हैं, प्लास्टिक का वर्गीकरण आदि इन सभी को हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं संश्लेषित रेशे। तो कक्षा 7 के अंदर हमने अध्ययन किया था। आपने अध्ययन किया होगा कि रेशे कौन कौन से होते हैं। रेशे प्राकृतिक भी होते हैं, संश्लेषित भी होते हैं। तो एक बार फिर हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये रेशे क्या होते हैं। रेशे आपको पता होगा, रेशे पतले पतले धागे होते हैं या फिर उनको आप तंतु भी कह सकते हो। वो प्राकृतिक भी हो सकते हैं और कृत्रिम भी हो सकते हैं। तो रेशा क्या होता है? प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थों के बने पतले तंतु को प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थों के बने पतले तंतुओं को रेशा कहा जाता है। पतले तंतु को रेशा कहा जाता है। जब यही रेशा ये पतले पतले आपस में जुड़कर बहुत सारी श्रृंखला बना लेंगे तो इनको रेशे कहा जाता है। तो अब ये कौन कौन से होते हैं? तो हम जानते हैं कि रेशे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्राकृतिक और दूसरा होता है संश्लेषित। दो प्रकार के रेशे होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है संश्लेषित। तो प्राकृतिक रेशा क्या होगा? जो रेशा या जो पतले तंतु हमें प्रकृति से प्राप्त होंगे। किसे प्राप्त होते हैं? ये प्रकृति से। प्रकृति के अंदर क्या क्या होगा? जैसे एक तो या फिर पेड़ पौधों से मिलेगा ये, या जंतुओं के द्वारा। तो उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम प्राकृतिक रेशा कहेंगे। संश्लेषित रेशा किसे कहेंगे? जिनका संश्लेषण, वो रेशे जिनका संश्लेषण मानव या मनुष्य द्वारा विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा किया जाता है या फिर किया जाता है, तो उनको हम संश्लेषित रेशा कहते हैं। तो पेड़ पौधों से हमें कौन सा रेशा प्राप्त होता है? तो पेड़ पौधों से हमें एक तो कपास प्राप्त होगा, दूसरा जूट प्राप्त होगा, और जंतुओं से हमें ऊन प्राप्त होती है, रेशम प्राप्त होता है। तो ऊन किससे प्राप्त होगी? आपको पता है, ऊन भेड़ और जो पहाड़ी क्षेत्रों में याक पाई जाती है, वो उनके बालों को काट कर हमें ऊन प्राप्त कर लेते हैं। और रेशम किससे प्राप्त होता है? रेशम कीट जब वो लार्वा उत्पन्न करते हैं तो वो पतले पतले वो जो तंतु या रेशा बनाते हैं, वही रेशम कीट कहलाता है। तो ये हो गया। और भी होते हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं। दूसरा होता है संश्लेषित। तो मानव कौन कौन से रेशों का इस्तेमाल करता है? तो मानव कौन कौन से संश्लेषित रेशों का निर्माण करेगा? तो इसके अंदर रेयॉन आएगा, नायलॉन आएगा, पॉलिएस्टर आएगा, यह एक्रिलेन को आप आर्लॉन भी कह सकते हैं, और पॉलिएस्टर को डेक्रोन। तो ये तो हमें प्रकृति से प्राप्त होंगे, और ये
हमें मानव इनका निर्माण करेगा, कृत्रिम रूप से इनका निर्माण करता है। तो ये काम क्या आता है, सबसे पहले इनका क्या उपयोग है, जो हम इस पाठ के अंदर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखो, जो भी आप अपने कपड़े पहनते हो, अपने आपने अपने घरों में देखा होगा, जो चादर होते हैं, जो गलीचे होते हैं, वो सब किससे बने होते हैं, वो सब कपड़े के बने होते हैं। तो अब हमें कपड़ा किससे प्राप्त होता है, तो आप उनको देखना, वो भी कपड़े होते हैं जो पतले पतले तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। तो वो हमें इन रेशों के द्वारा प्राप्त होता है। कुछ कपड़े होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, जो ऊन होते हैं या फिर कपास होते हैं, उनसे मिलकर बने होते हैं। और कुछ का संश्लेषण ये रेयॉन या नायलॉन या पॉलिएस्टर इनके द्वारा बने होते हैं। तो अब एक एक का हम अध्ययन करेंगे, ये क्या होते हैं। अब हम देखेंगे संश्लेषित रेशे। तो संश्लेषित रेशे बहुलक होते हैं। बहुलक रेशा चाहे प्राकृतिक हो चाहे संश्लेषित हो, उनके बहुलक से हमें ये रेशम प्राप्त होते हैं। अब बहुलक क्या होता है, पहले हम बहुलक के बारे में देखेंगे। तो बहुलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं पॉलीमर। ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है पॉलीमर। इसमें पॉली का अर्थ होता है अनेक, और मर का अर्थ होता है इकाई। तो बहुलक का क्या अर्थ होता है, बहुलक का अर्थ होता है अनेक इकाई। तो सबसे पहले आप एक उदाहरण के द्वारा इसको समझो। यदि आपके पास एक माला है, तो माला का निर्माण किससे होता है, जब हम एक मोती होता है हमारे पास, जैसे ये एक मोती है, जब ऐसे ही हमारे पास कई मोती हो जाते हैं, और जब इन मोतियों को हम किसी धागे में पिरो देते हैं, तो ये माला बन गई। तो इसी माला को हम कहेंगे बहुलक। क्योंकि हम जानते हैं सबसे पहले रेशों का निर्माण विदेशों के अंदर हुआ था, तो ये विदेशी भाषा का शब्द है। यदि इसी को हम यहाँ हमारे देश में बनाते तो इसको हम माला भी कह सकते थे, कि जब एक एक परमाणु ऐसे जुड़कर जो श्रृंखला बनाता है उसको हम बहुलक कहते हैं, या फिर आप उसको माला भी कह सकते हो। तो यह आप इस माला के एग्जाम्पल द्वारा आप बहुलक की परिभाषा याद कर सकते हैं। कि जैसे बहुलक मतलब क्या क्या होता है, तो बहुत सी छोटी छोटी इकाइयों के द्वारा से बनी, ये बहुत सी जैसे छोटी छोटी इकाई या बिंदु, बहुत ही छोटी छोटी इकाइयों के दौरान से जो ये संरचना बनती है, तो वो बहुलक कहलाती है। तो आपको वहाँ इसको से जो आप आसान शब्दों में से याद रखते हैं, जब बहुत छोटी छोटी इकाइयाँ ऐसे आपस में जुड़ जाती हैं, तो ये बहुलक बन जाता है। और इसी बहुलक के द्वारा हम संश्लेषित रेशों का निर्माण कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि पहला रेशा कौन सा है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेयॉन। सबसे पहले जो भी हम पहले जो कपड़े पहनते थे वो ज़्यादातर ऊन के बने होते थे, या फिर कपास के या फिर जूट के बने होते थे। फिर जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने अपना विकास किया, तो सबसे पहले रेयॉन नामक संश्लेषित रेशे का निर्माण किया। तब ये रेयॉन का निर्माण कैसे किया, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे किया, उसके बाद हम इसका उपयोग देखेंगे, ये क्या क्या काम आते हैं वो देखेंगे। तो पहले देखेंगे रेयॉन। ये एक कास्ट लोगरी की रासायनिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले हमने कच्चा पदार्थ लिया, उसका नाम सेल्यूलोज। इसके अंदर हमने प्राकृतिक कच्चा पदार्थ सेल्यूलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड
सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको रासायनिक भाषा में NaOH कहेंगे, इसका हिंदी नाम ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कार्बन डाइसल्फाइड, CS2, इसको भी ये नाम इसका है CS2, कार्बन डाइसल्फाइड है। तो एक प्राकृतिक कच्चा पदार्थ कौन सा लिया? सेल्यूलोज को NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और CS2 के साथ मिलकर एक गाढ़ा द्रव बनाया, गाढ़ा द्रव। इस गाढ़े द्रव को हमने क्या नाम दिया? विस्कोस। अब ये तीनों से मिलकर एक गाढ़ा द्रव बना लिया। इस गाढ़े द्रव को हम पतली पतली जो जारयुक्त होती है वो, जैसे ये हमने ऐसे इसके अंदर ये द्रव बना दिया, गाढ़ा द्रव। अब इसको क्या करेंगे? ये पतली पतली छिद्रों में एक जाली होगी, इससे इसको निकालेंगे। तो इसको हम निकालेंगे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको भी रासायनिक भाषा के अंदर H2SO4 कहते हैं। जब इसके साथ इसको निकालेंगे तो हमें ये रेशा प्राप्त हो जाएगा। तो ये कैसे प्राप्त होगा? सबसे पहले एक प्राकृतिक कच्चा पदार्थ लिया सेल्यूलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ मिलकर एक गाढ़ा द्रव बनाया, जिसको हम विस्कोस कहते हैं। इस विस्कोस को हम तनु सल्फ्यूरिक के साथ, इसको हम तनु सल्फ्यूरिक के साथ इसको निकालेंगे तो ये हमें रियोन रेशे से में प्राप्त हो जाएगा। तो आप यहाँ जैसे अब जब बड़ी कक्षाओं में आओगे तो आपको जैसे ये दो तरह का अम्ल मिलेंगे। एक तो मिलेगा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, एक सांद्र। तनु या सांद्र ये दो अलग अलग होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपको बोल दो ये तनु विलयन है या सांद्र विलयन। तनु विलयन के अंदर क्या होता है, जैसे पानी की मात्रा ज़्यादा होगी और जो अम्ल होगा, चाहे ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसकी मात्रा कम होगी। यदि आपको यहाँ बोल दे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सांद्र क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगी और पानी की मात्रा कम होगी, तो ये सांद्र कहलाएगा। तो ये इस प्रकार हमने ये रेशा प्राप्त कर लिया। तो इसकी विशेषता क्या क्या है, पहले हम देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है, ये कृत्रिम रेशम है। इसको कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। अब कृत्रिम रेशम क्यों कहते हैं, अब देखना, इसके नाम से ही आपको मतलब याद रख लेना। रेशम किससे प्राप्त होता है? रेशम में प्राकृतिक या प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है। और कृत्रिम का अर्थ कृत्रिम या अर्थ, या ये कृत्रिम का अर्थ होता है जिसे मानव निर्माण करता है। ये रेशम तो है, फिर ये कृत्रिम है, मानव द्वारा बनाया गया, तो ये एक तरह का कृत्रिम रेशम है। ये रेशम के समान ही होता है, उसकी तरह चमकदार भी होता है, तो ये रेशम की तरह होता है। और ये अर्ध प्राकृतिक है। प्राकृतिक मतलब इसके अंदर हमने प्रकृति के द्वारा जो हमें सेल्यूलोज दिया गया था उसको भी लिया, और रासायनिक पदार्थ सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड भी लिया। तो ये पूर्ण संश्लेषित तो नहीं है, मतलब पूरा मानव के द्वारा बनाया गया नहीं है। यदि इसके अंदर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड यूज लेते हैं तो ये पूर्ण रूप से संश्लेषित हो जाता। तो हमने इसके अंदर प्रकृति के द्वारा जो सेल्यूलोज हमें प्राप्त है उसको भी हम इसके अंदर लिया था। तो ये एक तरह का कृत्रिम रेशम कहलाता है। ये प्राकृतिक रेशम के समान ही है। जो प्राकृतिक रेशम होता है तो उसके समान ही हमें प्राप्त होता है। तो और जो प्राकृतिक रेशम है वो थोड़ा महंगा होता है, उससे ये हमें सस्ता प्राप्त हो जाता है। ये आसानी से बुना भी जा सकता है, इसको आसानी से बुन भी सकते हैं, और इससे कई प्रकार के कपड़े भी बनाए जाते हैं। तो पहले हम देखते हैं, जब रेशम को, जो ये रेयन है, उसको कपास के साथ मिला दे तो इनको चादरों के रूप में इनका निर्माण किया जा सकता है।
और जब रेयन को ऊन के साथ मिला दे तो हम जो कालीन और गलीचे बना सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका हमने कैसे निर्माण किया था। तो रेयन रेशम के अंदर आपको पहली चीज़ यही याद रखनी है, ये कृत्रिम रेशम है। ये रेशम की तरह ही होता है, एक तो ये रेशम से सस्ता होता है और इसको आसानी से प्राप्त किया जाता है। और ये प्राप्त करने की इसकी प्रक्रिया क्या है, तो इसको हम कास्ट लोगरी प्रक्रिया के द्वारा हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी प्रक्रिया के अंदर आपको याद रखना है कि एक सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज क्या होता है, आपको आपकी जानकारी के बता दूं मैं। जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो वो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। जब वही ग्लूकोज के ऐसे ग्लूकोज आपस में कम से कम 1500 ग्लूकोज आपस में जुड़कर एक संरचना बनाता है तो वो सेल्यूलोज कहलाता है। जब हमें पेड़ पौधे के द्वारा ये सेल्यूलोज को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड, यह तो हमें प्रकृति से प्राप्त हो गया है। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये कार्बन डाइसल्फाइड हमें किससे प्राप्त होगा, तो ये पेंटू रसायन से हमें प्राप्त होता है। इसके बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड का मिलाकर एक गाढ़ा द्रव बना लिया। इस गाढ़े द्रव को हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निकालते हैं, जो बारीक बारीक मतलब छिद्र होते हैं उनसे निकालते हैं। तो उनके द्वारा हम ये रेशम प्राप्त कर लेते हैं। और इसका उपयोग भी आप लिख सकते हैं, इससे क्या क्या बनाए जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसके जैसे चादरों के निर्माण में या कालीन या गलीचे या कपड़ों के निर्माण में इसको उपयोग किया जा सकता है। तो धन्यवाद। आज की इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम देखेंगे नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम तीनों का अध्ययन करेंगे।